नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज हमारा कारवा पहुंचा है बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, बहादुरगढ़ हल्के में हम हैं। जाट बहुल इलाका ये माना जाता है। 1,82,000 लगभग मतदाता हैं यहाँ। बड़े औद्योगिक नगरियों में ये शुमार है हरियाणा की। सूर्या, पार्ले जी जैसी कंपनियां यहाँ हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पहुँच गई है। स्वाद और जायके की बात करें तो देश भर में यहाँ का पकौड़ा मशहूर है। और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक महत्व भी है बहादुरगढ़ का। बताया जाता है कि 1754 ईस्वी में यहाँ आलमगीर नवाब जो सेकंड थे, उन्होंने अपने दरबारी बहादुर खान को ये जगह दी थी, जिसके बाद से इस जगह का नाम बहादुरगढ़ पड़ गया। बहादुरगढ़ हल्के के विधायक नरेश कौशिक की बात करें तो 1999 में कांग्रेस से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 2009 में बहादुरगढ़ से पार्षद चुने गए। इसके बाद कांग्रेस में लगातार वो एक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। जिला के उप प्रधान भी वो रहे झज्जर जिले के, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस में अनदेखी का शिकार हुए और उन्होंने 2013 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में बहादुरगढ़ से अपनी दावेदारी ठोकी। एक टिकटों की बड़ी मारामारी के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और लगभग 5,000 वोटों से उन्होंने पहली बार इतिहास में बीजेपी के खाते में बहादुरगढ़ की सीट डाल दी। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक नरेश कौशिक, जो कि बहादुरगढ़ हल्के के विधायक हैं। नरेश कौशिक जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटीवी पर जनता दरबार लगाने के लिए। पहला सवाल यही है कि बहादुरगढ़ की जनता ने, बावजूद इसके कि जाट लैंड है, नॉन जाट के तौर पर एक बहुत बड़ा दाव खेला आपको जिताकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहादुरगढ़ की जनता को लगभग 8 महीने हो गए हैं, आपकी सरकार ऊपर भी है नीचे भी है, बहादुरगढ़ को क्या मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईटीवी हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ, सभी सदस्यों का। शुक्रिया कि इन्होंने बहादुरगढ़ में पहुंचकर जनता की आवाज़ उठाने का जो कार्य किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं बहादुरगढ़ हल्के की सम्मानित जनता का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक गरीब व्यक्ति को बहादुरगढ़ की जो कमल खिलाकर यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार जिताकर विधानसभा में जो भेजने का कार्य किया, इसके लिए मैं पूरी सम्मानित बहादुरगढ़ हल्के की जनता का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार बनने के बाद, जो सरकार बनने से पहले हमने लोगों से वादे किए थे, उसके तहत सबका साथ और सबका विकास, 36 बिरादरी को साथ लेकर हमने बहादुरगढ़ हल्के को हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पर जो हमारी सोच थी, उसके तहत हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिसंबर को झज्जर जिला में पहली बार आए थे और एक बहुत बड़ी समस्या हाई टेंशन तार की जो ये यहाँ पर जा रही है 33 kV की, ये बहुत बड़ी समस्या बहादुरगढ़ हल्के की थी। हमने कांग्रेस में रहते हुए भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इन तारों को हटाने के लिए कई बार निवेदन किया। सभी कांग्रेस के साथी, यहाँ पार्षद साथी कई बैठे हैं। हमने 3 बार पार्षद रहते हुए जो है अपनी नगर परिषद में प्रस्ताव पास किया, लेकिन किसी भी समस्या का पिछली सरकार में हल नहीं हुआ। और हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत जैसे ही माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी हमारे झज्जर जिले में पहुंचे, हमारे एक छोटे से निवेदन पर ही उन्होंने 4 करोड़ की राशि जो है हमारे कहने पर बहादुरगढ़ हल्के की समस्या को हल करने के लिए, हाई टेंशन तारों के। हाँ जी, ये बहुत। और दूसरी क्या कुछ उपलब्धियां रही आपकी, अगर पिछले ये जो अब तक का कार्यकाल है इसकी बात? उसके बाद हमारे रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ की राशि, जो हमारे हरिजन भाइयों के 100-100 गज के प्लाट थे, उनमें गलियाँ बनवाने के लिए, और जो भी गांव में समस्या थी चौपाल की, कम्युनिटी सेंटर की, इन समस्याओं को हल करने के लिए 6 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। फिर हमारे किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या, जो एक आपदा हमारे किसान भाइयों पर जो ओलावृष्टि के कारण हुई, उसके तहत
पहली बार किसी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में बनने के बाद, पिछली सरकारों ने 240 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार में पूरे हरियाणा प्रदेश में दिए गए थे, लेकिन हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1100 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हमारे किसान भाइयों का हुआ उसकी भरपाई। लेकिन आरोप तो विधायक जी ये लगते रहे कि दरअसल अपने अपने लोगों को बांटा गया, जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पटवारियों तक जिनकी पहुंच थी उन्हीं को मुआवजा मिला। ये इस तरह के आरोप सरकार पर लगते रहे। देखो, ऐसा हमने पूरी कोशिश की और तकरीबन अपने बहादुर हल्के की मैं बात करता हूं कि हम प्रशासन के साथ में पटवारी गिरदावर साथ लेकर कई गांवों में तो मैं खुद गया हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि पूरी तरह से अभी प्रशासन जो है, क्योंकि 20 साल की जो उनकी पकड़ रही है पिछली सरकारों में, जिस तरह का भ्रष्ट शासन रहा है, तो उसको धीरे धीरे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको ख़त्म करने का। मैं मानता हूं कि कहीं कमी भी रही होगी, लेकिन हमारा प्रयास ये था और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास था कि पूरे निष्पक्ष भाव से पूरे हलके में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में जिन भाइयों का, जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसको मुआवजा 100% मिलना चाहिए। चलिए कौशिक साहब, आप कहते हैं मुआवजा एक बड़ी बात रही, आपने किसानों के हित में आप सरकार आपकी खड़ी रही, लेकिन इसमें 13 करोड़ रुपया बहादुर हलके में जो है किसान भाइयों को जो ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था, बहादुर 13 करोड़ बहादुरगढ़ के किसानों के हिस्से में आया। एक सवाल और ये है कि जिस तरह से आपने अफसरशाही की बात करी, उससे ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ या प्रदेश में सभी जगह ये स्थिति है, लेकिन जनता को तो अपने काम चाहिए। ये तो आपका काम है कि अफसरशाही बेलगाम है या वो सही से काम करे या ना करे। नहीं, अफसरशाही तो हम नहीं कह सकते, सभी अधिकारी सम्मानित अधिकारी हैं। यहाँ पर जो भी बैठे हैं, मेरे हल्के की मैं बात करता हूँ, सारे अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए बड़ी बात है आपका जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है अपने अफसरों से, अपने अधिकारियों से, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात और, 8 महीने में जितनी उम्मीदों के साथ लगभग 50 साल बाद बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई, लेकिन जो लोगों की उम्मीद थी ऐसी स्थिति लगती नहीं। 8 महीने में कोई ऐसा काम लगता नहीं, लोगों को बदलाव नजर नहीं आता। सोलंकी साहब, 20 साल की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में आप जानते हैं जिस तरह से खराब थी। चौटाला के शासन में लोगों को सरेआम ठगा बग्गी लूटने का काम किया गया। कांग्रेस के शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार का शासन रहा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ई टेंडरिंग के जो भी जितने भी कार्य थे, चाहे किसी भी विभाग में कोई भी टेंडर हुआ, हमने ई टेंडरिंग कराने का काम किया और ई रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य किया है। लेकिन मैं मानता हूं भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हमारा पूरा प्रयास है, लेकिन इसमें जनता का सहयोग हमें चाहिए। चलिए बहादुरगढ़ की बात करते हैं। बहादुरगढ़ में पहले से ही उद्योग काफ़ी हैं। उद्योग की बात करें, मेट्रो कनेक्टिविटी आ ही गई है, और क्या प्लान है, क्या रणनीति है कि बहादुरगढ़ को हरियाणा के नक्शे में, क्योंकि एनसीआर में बहुत ज़्यादा एरिया आपका आता है, ये बड़ी अच्छी बात है, और किस तरह से इसकी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है, इसको लेकर क्या रणनीति है आपके पास? सोलंकी जी, हम राजनीति में मेरे आने के बाद मैं 1999 से जो है कांग्रेस में हूँ, और कांग्रेस पार्टी में भी हमने पूरी मेहनत करी। 2 बार हमने राजेंद्र जून जी को यहाँ से चुनाव जितवाया। हम उस समय भी यही समस्या देखते थे, आज भी ये समस्या ज्यों की त्यों खड़ी। किसी भी गांव में पूर्णतः से पीने का पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या बहादुर हल्के की थी। हमने पूरा प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, 50 करोड़ तो दे के गए हैं और 50 करोड़ की एक किस्त उन्होंने और देने के लिए कहा है। जो झज्जर जिले के अंदर 100 करोड़ रुपए उन्होंने देने की घोषणा की है। पीने के पानी हर गांव में हम पीने का पानी देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, आपके बहादुरगढ़ में भी 2 बहादुरगढ़ बसते हैं, एक लाइन पार है, वहाँ बुनियादी सुविधाओं से महरूम है लोग। कहते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ हैं, वोट लेते टाइम तो वो अवैध होते नहीं हैं, लेकिन जब उनको सुविधाएं देनी होती हैं तो अवैध हो जाते हैं। उनके लिए कुछ खास है आपके पास? सोलंकी जी, बहादुर की जहां अवैध कॉलोनियां की हम बात करें, हमारी सरकार बनने के बाद कहीं भी आप देख सकते हैं एक भी प्लाट कहीं भी अवैध कॉलोनी में नहीं कटा हुआ है। लेकिन पिछली सरकार में जिस तरह से सरकार के चहेतों ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर यहाँ कच्ची कॉलोनियां काटने का कार्य किया है, आम आदमी को फंसाने का काम किया गया। आज वे गरीब आदमी बेचारे हर सुविधा के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।
जैसे कि बिजली जी, का उनके लिए कनेक्शन करेंगे क्या? हाँ, जी। बिजली का कनेक्शन है, पानी की सुविधा है। लेकिन हमारा छोटू राम नगर ही लगा लो लाइन पार में, वहाँ बिजली के कनेक्शन की समस्या थी। माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने समस्या रखी तो उन्होंने ये कहा कि भी हम इनको परमानेंट कनेक्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन इनको लाइट ज़रूर देंगे और इनको डुप्लीकेट मीटर देकर बाद में जब कॉलोनियाँ पास हो जाएंगी तो इनको हम परमानेंट भी कर देंगे। चलिए, बड़ी बात कही है विधायक जी ने। ईटीवी के मंच पर यह भरोसा दिया है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जो बुनियादी सुविधाओं की समस्या है वो भी हल की जाएगी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि बहादुरगढ़ के नक्शा बदलने के लिए, विकास के लिए वो कोई भी कोशिश करने को तैयार हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बहादुरगढ़ की जनता खुद विधायक जी से रूबरू होगी और अपनी समस्याएं रखेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं लाइन पार में रहता हूँ जी बलजीत नगर जी, जहाँ पर के बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। एक्शन साहब जरा बताएं। उच्च अधिकारियों को भेज दिया है और वहाँ से भी सैंक्शन हो जाएगा कल कुल में ये। ब्रेक के बाद भारा नेता में आपका स्वागत है। ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं बहादुरगढ़ के विधायक, बीजेपी के विधायक नरेश कौशिक, और उनकी जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्याएं ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ये पावर हाउस का जो ये पुल है ये बहुत पुराना है और सारे बहादुरगढ़ के लोग वहां बिजली के काम के लिए जाते हैं और वहां 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। उसके लिए काफी दिन से लोग परेशान है। उसके लिए अभी आपने क्या किया है? बहुत बड़ी बात उठाई है कौशिक साहब। ये स्थिति जो जाम की स्थिति है, इससे कैसे निपटा जाए? ये जो पुलिया है काफ़ी दिन से ये परेशानी है लोगों को आने जाने के लिए, और लाइन पार क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग 11 वार्ड हमारे लाइन पार क्षेत्र में आबादी बस्ती है, और इसको देखते हुए हमने नगर परिषद से 25 लाख रुपए जो है डिपॉजिट हमने PWD अंडर में कराए और उसका टेंडर भी हो चुका है, और जल्द ही हम जो उसका जो है शिलान्यास करेंगे और उस पर कार्य जल्दी शुरू करा दें। कब तक? लगभग 1 हफ्ते में। विधायक जी ने भरोसा दिया है 1 हफ्ते में पुल का काम शुरू हो जाएगा और जाम की समस्या है जल्दी बहादुरगढ़ के लोगों को उससे निजात मिलेगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा कि मैं लाइन पार में रहता हूँ जी बलजीत नगर जी, जहाँ पर के बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रांसफार्मर के लिए हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन हम जब वहाँ पावर हाउस गए तो अधिकारियों का ये कहना है कि ये कॉलोनी अभी नई पास हुई है, इसलिए जल्दी यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता। माननीय विधायक जी से मैं पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूँ और उन्होंने एक्सीएन साहब या अफसरों को कह दिया था, लेकिन उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जवाब ले लेते हैं। जी विधायक जी। देखिए, मनोहर लाल यादव जी मेरे पास आए थे और वो समस्या है, इनकी बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने इनके सामने एक्शन साहब को फ़ोन किया। एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं। एक्शन साहब जरा बताएं। ये समस्या बिल्कुल सही है जो यादव साहब ने बताई, और मेरे पास आज भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। ये एस्टिमेट मैंने उसी दिन बना दिया था जिस दिन विधायक जी ने इसके आदेश दिए थे। ये मेरी पावर से बाहर का था। मैंने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है और वहाँ से भी सैंक्शन हो जाएगा कल कुल में ये, और उसके बाद से काम शुरू हो जाएगा और ये समस्या खत्म हो जाएगी। कितना टाइम लग जाएगा जी? 1 हफ्ता। बड़ी बात, 1 हफ्ते में जो बलजीत नगर के लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये विधायक जी ने, खास एक्शन साहब ने ये भरोसा दिया है ईटीवी के मंच पर। जी रखिए अपनी बात। मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा कि बहादुरगढ़ के अंदर जो बिजली की जो ये समस्या बता रहे, बिजली काली लाइन पार की समस्या नहीं है जी, पूरे बहादुरगढ़ शहर की समस्या है। सभी कॉलोनियों में शाम के टाइम ना फ्रिज चलते हैं, ना कूलर चलता है, ना एसी चलती है, और लाइट बहुत पावर जो है इतनी कम होती है कि ट्यूबलाइट भी वहाँ जलती नहीं है, और ये बहुत लंबे समय से समस्या है। इसके बारे में पिछली सरकारों में भी लोग आश्वासन देते रहे हैं और इस सरकार में भी अभी तक। देखिए, बिजली की समस्या हरियाणा प्रदेश में पुरानी समस्या है, और इस समस्या का हल जनता के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई और बैठक के अंदर सभी विधायकों को निर्देश दिए कि सभी विधायक एक फीडर चुनेंगे
और एक एक फीडर को चुनकर गांव में, हमारा गांव जगमग गांव, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश सभी विधायकों को दिया। इसके तहत एक एक गांव, एक एक फीडर सब चुनेंगे। हमने लोगों से निवेदन किया, बामडोली गांव में पूरी टीम के साथ एक्शन साहब भी साथ थे और सभी अधिकारी साथ में थे। हम वहाँ पहुँचे और उसके तहत हमने उस गांव को गोद भी लिया और जगमग योजना के तहत वहाँ पर कार्य शुरू भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि भाई जो भी गांव वाले जिस गांव में बाहर अपने दरवाजे पर मीटर लोग लगवाएंगे और पूरे बिल भरेंगे 25% तक। ये तो शहर की समस्या है आपके। मैं शहर की भी बता रहा हूँ, शहर की भी बता रहा हूँ जी, कॉलोनियों की भी यही समस्या है, शहर की बता रहा हूँ। शहर में भी बिल नहीं भरते हैं लोग। नहीं, शहर में भी बड़ी समस्या है। नहीं, जो बिल भरता है उसकी गलती क्या है? आप मेरी बात सुनो जी। सरकार की ये प्लान है, सरकार की योजना है कि भाई गांव में जहां मीटर बाहर लगवाने का कार्य लोग करेंगे, उसी दिन से 2 दिन के बाद 3 घंटे हम बिजली बढ़ाने का काम करेंगे। और जब मीटर बाहर लग जाएंगे और बिल पूरे भरे जाएंगे तो 24 घंटे सरकार ने बिजली देने का निर्णय लिया है। लगातार विधायक जी अपनी जनता की समस्या सुन रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं ईटीवी के मंच के माध्यम से कि कोई भी समस्या उनकी ऐसी नहीं रहेगी जो सॉल्व नहीं होगी, जिसका हल नहीं होगा। जी, रखिए अपनी बात। माननीय विधायक जी से हमारा एक है, जो ये लाइन पार्क की एक फाटक है रेलवे क्रॉसिंग, वो बंद होने के बाद पब्लिक का आवागमन बहुत दिक्कत होती है आने जाने में जी। और उसके सुविधा के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो बहुत सालों से समस्या, वो गंभीर समस्या है। लाइन पार्क को इलाके को जोड़ने के लिए शहर से फ्लाईओवर तो है, लेकिन उधर की जो पब्लिक आती है वो फाटक से आती है ज़्यादातर, और फाटक सुबह ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। जी, विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। जी, ये लाइन पार्क की समस्या के लिए 31 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने डिपॉजिट करा दिया अंडरपास के लिए, और जल्द ही अंडरपास का नक्शा सरकार के पास पहुंच जाएगा और जल्द ही उस पर कार्य शुरू कराएंगे। इसके लिए हम रेल मंत्री जी से मिले। रेल मंत्री जी जब बादरगढ़ आए तो हमने समस्या रखी थी, उसके बाद समय रेल मंत्री जी से हमने लिया और उनसे दिल्ली जाकर मिलने का काम किया, तो उन्होंने ये कहा कि भी नक्शा तैयार हो चुका है, जल्द ही इस पर कार्य शुरू कराएंगे। चलिए, ये बड़ी बात कही है विधायक जी ने, बाकायदा इसमें एफर्ट लगाए हैं, कोशिश की है, रेल मंत्री से मुलाकात की है और जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, रखिए अपनी बात। मैं वीरेंद्र, एक सरपंच बामडोली। जी। मैं विधायक जी का बार बार धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने हमारा काम गोद लिया जी। लेकिन समस्या फिर भी है। एक तो फिरने की पैमाश होनी चाहिए और पैमाश होकर बढ़नी चाहिए। दूसरा बाईपास, एक स्कूल की समस्या है, पीने के पानी की और निकासी की, सब तो मोटी समस्या यह है। चलिए, विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। विधायक जी, आपने गोद लिया है, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है वहाँ। देखिए, बामडोली गांव की जहाँ हम बात करते हैं, बामडोली गांव में नाले की निकासी की समस्या है। मैंने 24 लाख रुपए मंजूर कराए और 24 लाख रुपए आ भी चुके हैं गांव में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम नहीं होने देना चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है और हम नहीं चाहते कि भी मुकदमेबाजी हो और गांव में फ्रैक्शनबाजी, पार्टीबाजी बने और तब कार्य हो। मैं ये चाहता हूँ पूरा गांव सर्वसम्मति से जो भी पैसा गांव के विकास के लिए आए वो गांव में लगे, लेकिन गांव वालों का सहयोग चाहिए। अभी फिरनी के पैसे आए हुए हैं, फिरनी बढ़ने लग रही है, लेकिन 2 आदमियों ने फिरनी रोक दी। पैमाश भी उनके कहने पे हमने करवा दी, 2 बार पैमाश करवा चुके, लेकिन लोगों की कुछ लोग राजनीति के जो भेदभाव के कारण भी काम रुकवाते हैं। और जहां स्कूल की बात बामडोली गांव वाले कर रहे हैं, स्कूल का भी हमने इनका अपग्रेड कराने के लिए सरकार के पास जो है भेजा हुआ है। उत्तरी बाईपास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने प्रस्ताव भेज रखा है। उसमें कुछ जमीन की रिक्वायरमेंट की अड़चन है, जब तक भूमि अधिग्रहण बिल ये पास नहीं हो जाएगा उसमें जमीन की जो समस्या है, जैसे ही भूमि अधिग्रहण बिल पास होगा उस पर हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। माननीय लगातार भरोसा दे रहे हैं, गांव की कोई समस्या नहीं रहेगी। जी, रखिए। माननीय विधायक जी से मेरा एक सवाल, एक तरफ तो हम सफाई अभियान चला रहे हैं और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि सेक्टर 6 का आउटर रोड जो सेक्टर ओमेक्स को और सेक्टर 2 को सारी कनेक्टिविटी जोड़ता है और सारा रोड उबड़ खबड़ है, अगर उसकी तरफ ध्यान। सड़क बननी वो रोड हमने जो सीएम साहब अभी आए थे उसमें सीएम अनाउंसमेंट में दे दिया है और वो जल्दी उसको बनवाने का काम करेंगे।
अपने हल्के की जनता की समस्या सुन रहे हैं और लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि कोई भी समस्या नहीं रहने दी जाएगी। रखिए अपनी बात। नमस्कार विधायक जी, मैं जी बालोर गांव से सरपंच संजय यादव। विधायक जी, दो समस्याएं हैं अभी। एक तो जी बारिश के कारण हमारे गांव का जो गांव के अंदर तालाब है वो ओवरफ्लो हो गया है और घरों में पानी बढ़ने की उसकी समस्या अगर फिर बारिश हो जाती है तो जी। और दूसरी समस्या है जी, हमारे गांव की पहले जमीन एक्वायर हो गई थी और अभी भी 56 एकड़ के लिए अधिकारी को आपने सूचित किया है इस बाबत? हाँ जी। हाँ, क्या उनका जवाब क्या था? उन्होंने जी अभी ये कहा कि आप पंचायत लेवल पे कीजिए, हमारे पास अभी मोटर वगैरह आएंगी, दिलवा देंगे फिर जी। दूसरी समस्या? दूसरी जी, हमारी जमीन एक्वायर हो चुकी है, पहली भूमि अधिग्रहण हो चुकी है, अब थोड़ी सी जमीन बची हुई है, कोई 50-100 एकड़ के करीब। उसमें से 56 एकड़ अभी अनाज मंडी के लिए भी सेक्शन 4 का और सेक्शन 6 का नोटिस आ चुका है और किसानों के पास और जमीन नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे वो जमीन अधिग्रहण ना हो। विधायक जी, ये बेहतर जानते होंगे इन समस्याओं। चुनाव के दौरान भी बालोर गांव में ये समस्या रखी गई थी और इस समस्या को जवाब ले लेते हैं। इस समस्या को हमने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और गांव वालों ने जो है एफिडेविट भी दिए हैं। कुछ बराई के लोगों ने भी अपने गांव में अनाज मंडी के लिए एफिडेविट दिया हुआ है। तो ये प्रस्ताव हमने पास करवा के ग्रामीण प्रधान जी से और हमने भेजा हुआ है। उस पर सरकार विचार कर रही है। अगर लोग सहमत होंगे तो इसको हम बराई गांव की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जी। और ये जो पानी की निकासी की बात है, और वो अधिकारी को बोला हुआ है 1 हफ्ते के अंदर पानी निकलवा देंगे। विधायक जी ने भरोसा दिया है कि गांव की चाहे पानी की निकासी की समस्या हो या भूमि अधिग्रहण की समस्या हो, वो उनके नजर में है और जो उनका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो करेंगे जी। अगली समस्या ले लेते हैं, रखिए अपनी बात। माननीय विधायक जी, आपको नमस्कार। मैं लाइन पर बराही रोड में रहता हूँ, मेरा मकान है वहाँ पे। पहले इस कांग्रेस की सरकार थी, हम कहते रहते थे गली बनाने को, तो गलियाँ बहुत कच्ची है। हमें अपने घर जाने 100-150 फीट दूर है मेन रोड से, वहाँ जाने के लिए हमें घूम के जाना पड़ता है। पक्की गलियाँ नहीं है, न बिजली तो है, उसमें पानी सीवर लाइन वगैरह सब नहीं है। कॉलोनी आपकी विकास नगर लाइन पार खत्री प्रॉपर्टी के पास में। देखिए, ये नई कॉलोनी है जो पिछली सरकार में काटी गई थी और वहाँ पर ना सीवर है ना पानी है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इन तक भी हम पूरी सुविधा पहुँचाने का काम करेंगे और 4 करोड़ का यहाँ से टेंडर जो एस्टीमेट गया हुआ है पानी के पाइप का। जैसे ही पानी की पाइप आते हैं पहले वहाँ पानी की पाइप दबवाएंगे, सीवर लाइन दबवा कर जल्दी इनकी जो है सीसी गलियाँ भी हम बनवाएंगे। चलिए, विधायक जी ने भरोसा दिया है कि जो इनकी समस्या है, विकास नगर की समस्या है, विकास कॉलोनी की समस्या है, विकास नगर में, विकास कॉलोनी में विकास होगा, ये भरोसा दिया है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। आदरणीय विधायक जी नमस्कार। मैं सेक्टर 7 से पूजा कौशिक। विधायक जी, ये सब महिलाएं मेरे साथ राशन की समस्या को लेके आई हैं। कोटा धारक के अभद्र व्यवहार के कारण हम सब यहाँ इकट्ठी हुई हैं। कृपया करके आप हमारी समस्या का समाधान करें। और दूसरी समस्या है कि हमारे जो नहर है उसके साथ में पानी है, वहाँ पे 2 बच्चे पिछले साल ही 2 बच्चे डूब के मर चुके हैं। उसकी भी समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या है सेक्टर 7 की। कृपया करके आप उसका भी समाधान करें। मिला भाई फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को। नमस्कार भाई, ये हाउसिंग बोर्ड से कुछ अपनी बहनें आई हुई हैं और इनकी समस्या है कि इनकी राशन डिपो वाला जो है इनको पूरा राशन नहीं देता और ना तेल देता है समय पर। तो हाँ, तो उसको जाकर और उसकी जो वार्ड नंबर 30 28 वार्ड में, हाँ, तो इनको मौके पर भेजकर इसका इलाज बंद हो। सही, ठीक है। सभी लोगों को राशन मिलना चाहिए और राशन नहीं देता तो इसके कोटे को कैंसिल करो। शिकायत आप लिखित में शिकायत दें डीएफएससी साहब को। ठीक है, धन्यवाद। विधायक जी ने जो संबंधित बड़े अधिकारी हैं उनको फोन किया है, बाकायदा महिलाओं की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए हैं कि जल्द ही जो अभद्र व्यवहार कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक समस्या जो इन्होंने नहर के पानी की रखी है, नहर की रखी है, उस पर क्या कहेंगे? मौके पर आकर देखूंगा और इसका एस्टीमेट बनवाकर सरकार के पास भेजेंगे। जैसे ही एस्टीमेट पास होकर आएगा इसको ढकवाने का काम करेंगे। विधायक जी ने भरोसा दिया है। महिलाओं की जो बेहद गंभीर समस्या थी, नहर खुली हुई है, 2 बच्चे वहां मौत भी हो चुकी है, अब ये समस्या नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश कौशिक जी, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। एक बार फिर आपको बता दें कि जिस तरह से हमारा नेता का ये जनता दरबार आप लोगों की मुश्किलें
आप लोगों की समस्याओं का मंच बना हुआ है। लगातार ये कारवां चलता रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।